वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 7 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पेरिस क्लब के बारे में है। पेरिस क्लब ने अभी एक प्रपोजल रखा है कि जो श्रीलंका का डेट है जो उन्हें चुकाना है उसमें उन्हें 10 सालों का मोराटोरियम मिल जाए, यानी कि वो अभी उसे ना भी चुकाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर उनका जो डेट है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाए 15 सालों के लिए। हम सभी लोगों को पता है कि श्रीलंका एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका को मदद की ज़रूरत है और इस मदद के लिए पेरिस क्लब भी सामने आया है। पेरिस क्लब क्या है, ये कैसे मदद कर रहा है? आप ऐसे समझिए कि ये आईएमएफ की तरह ही है। हालांकि आईएमएफ तो एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जो बहुत ही फॉर्मल सेंस में काम करती है। जो पेरिस क्लब है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जहाँ पे कई सारे देश इकट्ठा होते हैं और जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में होता है तो जिस तरीके से उन्हें आईएमएफ हेल्प करता है लोन देकर, डेट देकर, उसी तरीके से पेरिस क्लब भी उन्हें फंड कर देता है, उन्हें फाइनेंसेस अवेलेबल करवा देता है जिससे कि उनकी मदद हो जाए। इसमें टोटल 22 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि 22 कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली में पेरिस क्लब में इन्वॉल्व हैं और वो ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसी इकॉनमीज़ को फंड करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और कभी ऐसी स्थिति में इंडिया भी हुआ करता था जब 1991-92 की सिचुएशन हुआ करती थी। इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, जापान है एंड ऑफ कोर्स पेरिस क्लब नाम है तो फ्रांस तो होगा ही होगा। तो अभी ये लोग श्रीलंका को हेल्प करने वाले हैं। उनको जो भी डेट इन्होंने दे रखा है वो अभी वो नहीं मांगेंगे और उनके डेट को रीस्ट्रक्चर भी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ना तो इंडिया और ना ही चाइना इसके मेंबर हैं। हालांकि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, चाइना को तो वो भी नहीं दिया गया है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कब बना ये पेरिस क्लब? जो पेरिस क्लब है यहाँ पर एक्चुअली में पेरिस में एक मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स की 1956 में। अर्जेंटीना को कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने लोन दे रखा था और वो उस लोन को पे बैक नहीं कर पा रहे थे, डेट को वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो पेरिस में बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा लोन वगैरह हमारा ईज कर दीजिए, रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। उसी रेफरेंस में पेरिस क्लब एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद इसमें कई सारे और मेंबर्स ऐड हुए। अब वर्तमान में तो ये बहुत ही वाइड रेंज में जो इकोनॉमीज़ हैं उनको हेल्प करते हैं सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट पेरिस क्लब एंड श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो विरिंजम पोर्ट के बारे में है। ध्यान दीजिएगा ये विजिंजम नहीं है, जो ZH है ना इसे मलयालम में R प्रोनाउंशिएट किया जाता है, तो ये विरिंजम पोर्ट हो जाएगा। केरला की सरकार अभी इस बात पर सहमत हो गई है कि जो अपोजिशन पार्टी की डिमांड है कि एक एडजर्नमेंट डिबेट हो लेजिस्लेटिव असेंबली में लैटिन कैथोलिक चर्च बैक्ड फिशरमैन्स एजिटेशन के बारे में, जो विरिंजम पोर्ट के अगेंस्ट में हो रहा है उसके ऊपर। तो आपको पता होगा कि जो एडजर्नमेंट मोशन होता है जब वो हाउस में, असेंबली में आ जाता है तो सारे मामले दरकिनार कर दिए जाते हैं और केवल उसी मुद्दे पर बातचीत होती है, डिबेट होती है। यहाँ पर देखिए जो पूरा मामला है वो विरिंजम पोर्ट से एसोसिएटेड है। थोड़ा सा मैं आपको विरिंजम पोर्ट के बारे में बताता हूँ, तब आपको ये पूरा मामला भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पर एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, दो खेमे आमने सामने हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं। वहाँ की सरकार इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसकी भी मदद ली जा रही है इस पूरे एजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए। पूरे मामले को समझेंगे उसके पहले आप विरिंजम पोर्ट के बारे में जानिए और आपको इसमें एक की प्लेयर भी मिलेंगे तो आपका थोड़ा सा ध्यान उस ओर भी जाएगा। जो विरिंजम पोर्ट है ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो केरला में चल रहा है। इस पोर्ट को अडानी विरिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। अब अडानी का नाम जैसे ही आता है कई सारे इक्वेशंस आपके दिमाग में आ जाते हैं कि जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो अडानीज़ एंड अंबानीज़ को सपोर्ट करती है, तो अडानीज़ का जो डेवलपमेंटल टास्क है उसको लेकर ये पूरा क्योस है। तो पॉलिटिकल इक्वेशंस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये अडानी ग्रुप को 2015 में मिला था और उस समय केरला में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और अभी वहाँ पर जो CPM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनका शासन चल रहा है। उन्होंने इस समय वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो आप समझिए कि ये जो अडानी ग्रुप को पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम 2015 में मिला था वो एक्चुअली में कांग्रेस की गवर्नमेंट के
टाइम पे मिला हुआ था, और अभी जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो बैक कर रही है अडानी ग्रुप को कि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था 2019 में। ये एक प्राइवेट पोर्ट है जिसे बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड पोर्ट है, मतलब पूरी तरीके से नया पोर्ट डेवलप हो रहा है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी पोर्ट बनाया जा रहा है, एडवांस पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके पास बहुत हेवी कंटेनर्स को अकोमोडेट करने वाले शिप्स को डॉक करने की फैसिलिटी होगी, और ऐसी 30 फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। तो 2019 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था, बट ये अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं पाया है, और अभी प्रोजेक्टेड है कि जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होते रहेंगे तो हो सकता है 2024 में भी कंप्लीट ना हो पाए। अभी ये जो इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है वो 900 मिलियन के आसपास की है, मतलब समझिए कि 100 मिलियन और ऐड हो जाए तो ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट है। तो ये हो सकता है आने वाले समय में 2024 तक 25 तक कंप्लीट होते होते 1 बिलियन का प्रोजेक्ट भी बन जाए, ये जो पूरा पोर्ट बन रहा है। इसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये कंटेनर्स को, बड़े कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट होते हैं उनको कैटर कर सके, और मल्टीपर्पज़ ब्रेक बल्क कार्गो को भी अकोमोडेट करने में कैपेबल हो। चूंकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, नए तरीके से बनाया जा रहा है, तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल सेफ्टी है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एनवायरमेंट का जो पूरा मामला है वो दरकिनार हो रहा है। तो आप समझिए कि अडानी के साथ जो इक्वेशंस आपके दिमाग में आते हैं वो इक्वेशंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। मतलब अडानी ग्रुप को ये पोर्ट डेवलप करने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिला। प्रेजेंट में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो अडानी ग्रुप को बैक कर रही है कि ये अपना पोर्ट का काम सही तरीके से कंप्लीट कर सके, बिकॉज ये केरला के डेवलपमेंटल स्टोरी में एक बहुत ही की रोल प्ले करेगा। जबकि आप देखो तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं इन जनरल वो बड़े कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत बैक नहीं करते हैं। एक और आपको स्ट्राइकिंग फीचर यहाँ पर मिलेगा कि जो यहाँ पर जैसे अभी जो पूरा मामला है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन ये ऐसा हो गया है कि जो फिशरमैन हैं उन्हें बैक किया जा रहा है कैथलिक चर्च के द्वारा। तो जो कैथलिक चर्च है, सीधे सीधे कहूँ तो जो क्रिश्चियन ग्रुपिंग है, वो इन फिशरमैन को बैक कर रही है कि वो प्रोटेस्ट करें। और दूसरी ओर हिंदूज एंड मुस्लिम्स का इक्वेशन एक साथ आ गया है। ये लोग इन चर्च द्वारा बैक किए जाने वाले जो फिशरमैन का प्रोटेस्ट है उसको अपोज कर रहे हैं। तो एक और तो देखिए अडानी ग्रुप है जो इस पूरे पोर्ट को बना रहा है, प्लस वहाँ की गवर्नमेंट है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ये सभी लोग एक तरफ आ गए हैं, ये चाहते हैं कि अडानी ग्रुप के द्वारा ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से बना लिया जाए, गवर्नमेंट की बैकिंग है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो ग्रुप्स हैं वो भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए ताकि उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। दूसरी ओर कैथलिक चर्च हैं और फिशरमैन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। एक और आपको जो स्ट्राइकिंग फीचर मिलेगा वो ये है कि जो लेफ्ट मीडिया है वो भी इस प्रकार के एजिटेशन का विरोध कर रहा है। वो ये तक कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है और बाहर से फंड करके इस पूरे जो एजिटेशन है उसको लीड किया जा रहा है। ऐसा अक्सर होता नहीं है। जो लेफ्ट मीडिया होता है वो इन जनरल एजिटेशंस को या प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है। आप लोग मार्क्सिज्म की या जो लेफ्ट फिलॉसफी है उसको थोड़ा बहुत समझते भी हैं, लेकिन केरला में जो इक्वेशंस है ना बड़े डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट इक्वेशंस वहाँ पे चल रहे हैं। तो कुल मिला के जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसी रेफरेंस में जो विरिंजम पोर्ट है वो भी न्यूज़ में है। जो पोर्ट है ये आपको इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे मिलेगा। ये 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, जो मेजर इंटरनेशनल सी रूट है या ईस्ट वेस्ट शिपिंग एक्सिस है उससे। इस लिहाज से काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जो पोर्ट है इसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि जो माइनर पोर्ट्स हैं उनको भी ग्रोथ मिलेगी और केरला का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा तेज हो जाएगा। बाकी जो रीजनल पोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ केरला में क्रिएट होंगी। तो ये पूरा मामला अभी विरिंजम पोर्ट के बारे में और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट की सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में मैंने आपको पूरा इक्वेशंस भी समझा दिए हैं ताकि थोड़ा आप एक्टिवली अवेयर रहो कि एग्जैक्टली केरला में अभी क्या चल रहा है। देखिए पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जो प्लान कर रहा है कि एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाया जाए और उसको सी से कनेक्ट किया जाए एक नेविगेशनल चैनल के थ्रू। तो सही जवाब है डी, जो उस समय हुआ करता था 2016 का वैसे ये प्रश्न है। तो ये पूरा मामला पोर्ट के बारे में, और ये जो टॉपिक्स होते हैं पोर्ट वगैरह से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर माइनर पोर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर कोई पोर्ट न्यूज़ में है तो आप ज़रूर से जानते रहिए, क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाएगा और पूछे जाते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के बारे में है। देखिए जो दिव्यांग जन है यानी कि स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं वो कोर्ट प्रीमाइस में जाते हैं, उन्हें भी जस्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कोर्ट का जो प्रीमाइस है वो उनके लिए फेवरेबल है, क्या वो कोर्ट के प्रीमाइस को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्लोप होने चाहिए स्टेयर्स की जगह पे ताकि वो आसानी से
उन स्लोप्स का सहारा लेके जो प्रीमाइस है उसमें एंटर कर सकें, व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कई सारे कोर्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि स्लोप्स तो होते हैं स्टेयर्स की जगह पे ताकि वो कोर्ट के प्रीमाइस में जा सकें, लेकिन अब कोर्ट में कई सारे फ्लोर्स होते हैं, 3 फ्लोर 4 फ्लोर, उन फ्लोर्स तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं है। तो आपके वो स्लोप बनाने का मतलब क्या है, लाइक वो ग्राउंड फ्लोर पे ही जा पाएंगे, उसके ऊपर वो जाएंगे कैसे। दूसरा, ब्रेल लिपि में चीज़ों को लिखा हुआ वो नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस उन्हें नहीं समझ में आते कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कोर्ट रूम कहाँ पे है। वो बड़े परेशान हो जाते हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी सुविधा है जिसके ज़रिए वो चीज़ों को समझ सकें। तो जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए जो कोर्ट प्रीमाइस है वो एक्सेसिबल है या नहीं है, इसी चीज़ को पता करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जाए, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कहा। तो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का मतलब क्या है कि दिव्यांगजनों के लिए जो कोर्ट प्रीमाइस है वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, आप इसका ऑडिट करो कि डिसेबल पर्सन उसे एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है इस मामले में, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइस में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करेंगे। अभी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। कमेटी को एक सिटिंग जज के द्वारा चेयर किया जाएगा, जो ये इस बात को इवेलुएट करेंगे कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, वो किस प्रकार की हार्डशिप को फेस करते हैं जब वो जुडिशियल सिस्टम के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शंस की बात करेंगे तो दो तरीके से ये एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जाएगा। फिजिकल इंफ्रा कैसा है, वो उसे एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी कैसी है। फर्दर, जो भी लोग जो दिव्यांगजन हैं और कोर्ट प्रीमाइस को विजिट कर रहे हैं, उनके सामने क्वेश्चनेयर रखा जाएगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी जो ऑडिट और सर्वे दोनों के ऊपर बेस्ड होगी, और जो प्रपोजल होगा उसे इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके दिव्यांगजनों के लिए कोर्ट प्रीमाइस को और एक्सेसिबल बना सकें। जो पूरी कमेटी होगी उसके स्ट्रक्चर में एक सिटिंग जज होंगे जो इसे चेयर करेंगे, एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक ऑफिसर होंगे। फर्दर एक जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉय हैं उन्हें चुना जाएगा, और एक डिफरेंटली एबल्ड एडवोकेट होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नॉमिनेट करेगा। एक प्रोफेसर होंगे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से, एक पर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़ जो नालसा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है वहाँ से। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई गई है, और अच्छी बात है कि इस बारे में ध्यान दिया जा रहा है और कम से कम थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल के बारे में है। अभी हाल ही में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस टेम्पल को विजिट किया, इसी रेफरेंस में ये न्यूज़ में आया। श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, आपने नाम नहीं सुना क्या? ओके, आपने तिरुपति टेम्पल का नाम सुना होगा या तिरुपति बालाजी टेम्पल। इस टेम्पल का नाम आपने इन जनरल इस रेफरेंस में सुना होगा कि इस टेम्पल के पास बहुत सारा पैसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोनेशन जाता है, और वेल्दियस्ट टेम्पल्स में काउंट किया जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल। उसी का नाम है वेंकटेश्वर टेम्पल। ये लैंडमार्क वैष्णवाइट टेम्पल है जो कि आपको तिरुमाला हिल टाउन में मिलेगा, तिरुपति में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पर। टेम्पल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तिरुमाला टेम्पल, तिरुपति टेम्पल या फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर जी को, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कलयुग में लोगों को ट्रबल से, परेशानियों से बचाने के लिए आए हुए हैं। इसे दुनिया के कुछ रिचेस्ट टेम्पल्स में काउंट किया जाता है, जिसके पास बहुत सारा डोनेशन और वेल्थ है। जो तिरुपति लड्डू है, तिरुपति लड्डू जो है जिसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसे जीआई टैग भी दिया गया है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसे द्रविडियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल धीमे धीमे कई सारे फेजेस में बना है, जिसके बनने की शुरुआत 300 एडी में ही हो गई थी, गुप्ता पीरियड में। जो गर्भगृह है जिसे सेंक्टम सेंक्टोरम भी कहा जाता है, इसे आनंद निलयम नाम दिया गया है। और जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं यानी कि वेंकटेश्वर जी, वो स्टैंडिंग पोस्चर में है, जो कि गर्भगृह में ईस्ट की ओर फेस करते हैं। तो ये तो पूरा मामला इस टेम्पल के बारे में रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्जिट पोल के बारे में है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए जो एग्जिट पोल्स हैं वो अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब एग्जिट पोल्स क्या होते हैं? एग्जिट पोल को सबसे पहले एग्जिट पोल क्यों बोलते हैं? एक व्यक्ति है, पर्सन ए, वो जाता है, वोट देता है, और जब वो वोट देकर बाहर आता है यानी कि एग्जिट करता है, तो वहाँ पर कुछ लोग सर्वे करने के लिए खड़े होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, कौन जीतेगा और उन्होंने किसको वोट किया। हालांकि जब वो डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसे वो पब्लिश नहीं कर सकते। एज पर दी प्रेजेंट रूल्स वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको पब्लिश करने का समय डिफरेंट होता है। तो चूंकि एक व्यक्ति जब वोट करके एग्जिट करता है तो उसका ओपिनियन लिया जाता है, उससे पूछा जाता है, इसी के बेसिस पर ये पूरा पोल तैयार किया जाता है, तो इसीलिए इसे एग्जिट पोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जब लोग वोट करके निकलते हैं तो तुरंत ही ये पोल कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट से, और जो
पार्टी के मेंबर्स हैं उनसे कि वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है, इसके बेसिस पे जो एग्जिट पोल इंडिया में होता है ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस किया करते हैं। इन जनरल उनका टाई अप होता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लाइक अगर आप एग्जिट पोल कर भी लोगे तो आप लोगों तक उसे पब्लिश कैसे करोगे? पब्लिश तो अल्टीमेटली उसे मीडिया ऑफिसेस ही किया करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वही बताते हैं। तो मीडिया ऑफिसेस के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं खुद को, फिर ये एग्जिट पोल किया करते हैं। जो सर्वे है वो पर्सन और इन पर्सन यानी कि सीधे सीधे जाके या ऑनलाइन दोनों मोड में हो सकता है। 1957 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने इस प्रकार का एग्जिट पोल कंडक्ट किया था। हालांकि देखिए होता क्या है ना कि जो इलेक्शंस होते हैं वो कई सारे फेज में हो रहे होते हैं। मान लीजिए 4-5 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और पहले फेज का आपको एग्जिट पोल पता चल गया तो आपने यहाँ पे जाके हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये कैंडिडेट जीत रहा है। तो जो अगला फेज होने वाला है ना वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। कुछ लोग तो स्विंग वोटर होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है जो जीत रहा है उसको दे दो, हमारा वोट क्यों खराब होगा। बहुत ही कॉमन से डायलॉग मिलता है। आप पूछो किसको वोट करोगे, अरे भाई जो जीत रहा है उसको वोट कर देंगे, अपना वोट क्यों खराब करेंगे। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है उसको लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि भाई अभी वोटिंग चली रही है तो बीच में आप ये क्यों बता रहे हो कौन जीत रहा है कौन हारा है, क्योंकि इससे जो स्विंग वोटर्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और इससे जो वोटिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो 2010 में सेक्शन 126A इंट्रोड्यूस किया गया आरपीए 1951 में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में, जहां पे एग्जिट पोल के ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। कहा गया कि अगर वोटिंग शुरू हुई है तो जब तक लास्ट फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल का डेटा आपने कलेक्ट भले ही कर लिया है, आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। आप डेटा कलेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग एग्जिट कर रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट करो, लेकिन आप उसे पब्लिश नहीं करोगे जब तक कि लास्ट फेज की वोटिंग खत्म ना हो जाए, ताकि लोगों के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। जो रिजल्ट होता है किसी भी ओपिनियन पोल का या एग्जिट पोल का, उसे जब तक ये लास्ट फेज की जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी उसके 48 आवर्स के बाद ही आप उसे पब्लिश कर सकते हो। अगर सिंगल फेज में मान लीजिए कोई इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन खत्म होने के 48 आवर बाद, और अगर मल्टीपल फेज में हो रहा है तो सारे फेजेस के खत्म हो जाने के 48 आवर बाद आप बता सकते हो कि हाँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उसके पहले ये सब नहीं किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जिट पोल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT के बारे में है। आपने नाम जरूर सुना होगा। एक्चुअली मीन DDT ये क्या है, ये पूरा मामला क्या है। देखिए अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इसको लेकर जो मॉनिटरिंग की जा रही है रैप्टर्स में। रैप्टर्स वो शिकारी पक्षी होते हैं जो छोटे छोटे बाकी अन्य जीवों को खाते हैं, उनके ऊपर DDT का क्या इफेक्ट होता है इस पर मॉनिटरिंग की गई, रिसर्च की गई। लेकिन जो पूरा रिसर्च है ना वो ग्लोबल नॉर्थ की ओर बायस्ड है। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है, लेकिन अभी आप ये समझो कि DDT क्या होता है। DDT यानी कि डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया। सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे, लगातार एक 1.5 साल गड्ढों में बैठे रहते थे लड़ाई करने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। वहाँ पर उन्हें मच्छर काटते थे, मलेरिया हो जाता था, टाइफस हो जाता था, मर जाते थे जो सोल्जर्स थे। उनको बचाने के लिए DDT का इस्तेमाल किया गया और इसे एक मैजिक ड्रग के रूप में देखा गया, मतलब या मैजिक इंसेक्टिसाइड के तौर पे देखा गया, जिसने बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इस सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में इसका मैसिव फॉर्म में यूज होने लगा। लेकिन धीमे जल्दी ही ये समझ में आने लगा कि ये जो DDT है इसके कई सारे नुकसान हैं। 1961-62 में एक किताब पब्लिश हुई जिसमें इस बात को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि इसके न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैसे हो सकते हैं, इससे क्या एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो सकता है। इसके बाद लोग बड़े कॉन्शियस हो गए। 1970s-80s में तो ज़्यादातर डेवलप्ड वर्ल्ड ने यानी कि ग्लोबल नॉर्थ ने इसे बैन कर दिया। देखिए ग्लोबल नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ से डिफरेंट होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक इमेजिनेटरी लाइन है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और नीचे है ज्योग्राफिकल साउथ। लेकिन जो ग्लोबल नॉर्थ है वो ग्लोबल साउथ से और ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें ज़्यादातर डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज़ हैं, जबकि जो ग्लोबल साउथ है उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की हैं, जो कम डेवलप्ड हैं, लीस्ट एडवांटेज्ड हैं। कई बार वो इक्वेटर के नॉर्थ में भी मिलेंगे लेकिन ग्लोबल साउथ में आएंगे। मतलब कई सारे ऐसे देश होंगे जो आपको इक्वेटर के नॉर्थ में मिलेंगे, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, लेकिन वो आते ग्लोबल साउथ में है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो आते ग्लोबल ज्योग्राफिकल साउथ में है
लेकिन ग्लोबल नॉर्थ में चले जाते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो मामला है वो डेवलपमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो ज्योग्राफी का मामला है जो इक्वेटर से डिवाइड हो जाता है। 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि पीओपी आया, उसमें डीडीटी को बैन कर दिया गया। हालांकि मलेरिया को रोकने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल होता रहा। 2006 में डब्ल्यूएचओ ने बोला कि इसका यूज़ जो मलेरिया को रोकने में कर रहे हो ना, वो भी आप लिमिटेड वे में ही करो। हालांकि अभी भी एशिया, अफ्रीका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कई सारे देशों में मलेरिया को रोकने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल होता है। अब देखिए होता क्या है ना कि जैसे डीडीटी आप स्प्रेड कर रहे हो इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, अब वो छोटे छोटे जीवों के पास चला जाएगा, मतलब कई सारे जो प्रीडेटर्स हैं वो उसको खा लेंगे। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे। होता क्या है कि मान लीजिए एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसको आपने मारने के लिए डीडीटी छिड़क दिया। अब डीडीटी उसके ऊपर गया, उसने उसको कंज्यूम किया, वो मर गया। अब उसको कोई एक बड़ा जीव जो है वो खा लेगा। अब इसके पास जो डीडीटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें डीडीटी एक्यूमुलेट हुआ है और वो जब इसके पास जाएगा, ये कई सारे ऐसे कीड़े खा लेगा जिनके पास डीडीटी है, तो यहाँ पर उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ज़्यादा डीडीटी आ जाएगा। फाइनली जो प्रीडेटर पक्षी हैं वो जब इसको खाएंगे ना तो उनके पास और ज़्यादा डीडीटी आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे फूड चेन में ये डीडीटी बढ़ेगा वो मैग्नीफाई होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद ये जो रैप्टर है ना ये मर जाएगा बिकॉज ऑफ डीडीटी। इसने डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं किया, लेकिन उसने उन जीवों को कंज्यूम किया है जो डीडीटी कंज्यूम कर चुके थे, तो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये मर जाएगा। तो रैप्टर्स जो मर रहे हैं इनके ऊपर स्टडी की गई, लेकिन जब स्टडी की गई ना तो ज़्यादातर सैंपल्स, इवन 95% जो सैंपल्स थे वो ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से कलेक्ट किए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्टडी है ये वायबल नहीं है, क्योंकि आपने डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी रैप्टर्स हैं वो मर रहे हैं, आप उसको इवेलुएट कर रहे हो। ग्लोबल साउथ में क्या इम्पैक्ट है ये स्टडी का पार्ट ही नहीं हो पाया है, तो इसलिए इस पूरी स्टडी को बायस्ड बताया जा रहा है। आइए रिवीजन करते हैं। पेरिस क्लब, इंडिया इस क्लब का मेंबर है, शुद्ध रूप से गलत है, इंडिया मेंबर नहीं है। विलिंजम पोर्ट, ये अडानी विलिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, सही बात है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेसिबिलिटी ऑडिट, ये जो कमेटी है वो कैग के द्वारा चेयर की जाएगी, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऑडिट किया है और जो जज है, सिटिंग जज हैं, वो इसको चेयर कर रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, ये नागर स्टाइल में बनाया गया है, एकदम गलत है, ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। हमारा आज का ये जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।